हेलो प्यारे बच्चों, मैं परमवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प भारत के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का ये जो परिवर्तन का सेशन है, आज के सेशन में हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर की बात करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी की पढ़ाई और आपकी सेहत बहुत ही तंदुरुस्त होगी और आप जम के बहुत ही मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, 1 महीना बचा है, मगर ये 1 महीना काफी हद तक आपके आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे बच्चों, तो जो रिजल्ट है वो जरूर आपके पक्ष में होगा। चलिए बिना समय की देरी किए हुए हम शुरुआत कर देते हैं आज के इस चैप्टर को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर के नाम में ही कि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है हायर प्लांट में। कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ मीनिंग भी है कि क्या फोटोसिंथेसिस लोअर प्लांट में नहीं होती? बेटा होगी, बिल्कुल होगी। इवन एल्गी अपन देखते हैं, एल्गी काफी सारा फोटोसिंथेसिस जो आप ओशियन में देखते हो, वहां पे जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां पे वो एल्गी ही कर रही है वहां पे, राइट। वहां पे जो लोअर मेंबर है वही कर रहे हैं। आप देखोगे समुद्र में कोई वृक्ष का पेड़ तो आपको दिखेगा नहीं, है ना, वृक्ष तो कोई बड़ा दिखेगा नहीं, राइट। स्टिल स्टिल हम जो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं वो मेनली इस चैप्टर में जो मेंशन किया गया है फ्रॉम चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू, वो आप देखोगे हायर प्लांट में बात हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट में ही होगी। सेम प्रोसेस, सेम फिनोमिना सारे के सारे उन प्लांट में फॉलो होगा जो फोटोसिंथेसिस फॉलो करते हैं, राइट, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, राइट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, बेसिक फिनोमिना यही रहेंगे जो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं इस चैप्टर की। सो दिस इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं। यहां पे मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, प्रॉपर चीजें समझाते हुए चलूंगा। देखो, अगर आप बात करें प्लेनेट अर्थ पे, हमारी मदर अर्थ पे देखें, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म बोले तो लिविंग, उनको आप डिवाइड कर सकते हो दो कैटेगरी में। एक मेंबर वो होंगे जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, राइट। एक क्या होंगे? जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, बोले तो एक क्या होंगे? ऑटोट्रॉफ होंगे। और जितने भी ऑटोट्रॉफ की आप बात करोगे, वो सारे के सारे वाया प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, वो क्या करेंगे? अपना फूड सिंथेसाइज करेंगे। कहीं ना कहीं यहां पे आप देखोगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको फिक्स कर देंगे ग्लूकोज जैसे स्ट्रक्चर में, और वही ग्लूकोज जितने भी हमारी धरती पर रहने वाले हेट्रोट्रॉफ है वो सारे के सारे क्या करेंगे? उसको यूटिलाइज करेंगे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या कर रहे हैं? सिंथेसाइज ओन फूड, राइट। और ये जो हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी है, ये जो हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी है, दे विल डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन ऑटोट्रॉफ। तो बेटा मैंने ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ यहां पे बस इसीलिए बताया है क्योंकि जो ऑटोट्रॉफ है ना, वही इस फिनोमिना को कॉल्ड फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और जितने भी हेट्रोट्रॉफ हैं वो फिर इन्हीं ऑटोट्रॉफ पे, उस सिंथेसाइज फूड पे डिपेंड रहेंगे, राइट। जो वो फूड बना रहे हैं बाय फोटोसिंथेसिस, जितने भी हेट्रोट्रॉफ है वो सारे के सारे इसी पे डिपेंड रहेंगे, राइट। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो एनर्जी आती है, एक्चुअली में वो एनर्जी आती है सन से। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वही क्या करता है? सोलर एनर्जी के फॉर्म में हमको एनर्जी देता है। और प्लांट वो इंटरमीडिएट मेंबर हैं जो इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल एनर्जी में। फिर उस केमिकल एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं फूड के सिंथेसिस वाले पार्ट में। आ रही है बात समझ में? इतना आपको समझ में आ रहा है? गुड गुड गुड। तो यहाँ पे हमने ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ समझा, और हम यहाँ पे छोटा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में भी समझ ही लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, राइट। अभी आप इसकी केमिकल इक्वेशन को आगे भी देखोगे। यहां पे बस इतना सा समझ लो कि ये क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O की मदद के साथ साथ, मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं नंबर, आगे पूरी इक्वेशन को शो करूंगा। यहां पे वो सनलाइट को भी यूटिलाइज करेंगे, डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, और आप क्या देखोगे? ये क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। और फिर आप इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, आप इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को क्या करोगे? कंज्यूम करोगे। हालांकि ये प्लांट खुद इस ग्लूकोज को भी यूटिलाइज करेंगे, मगर मैक्सिमम को नहीं यूटिलाइज करते, मैक्सिमम को स्टोर करते हैं, और वो फिर हेट्रोट्रॉफ जो है वो इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। आया समझे? तो इस तरीके से कुछ बेसिक फिनोमिना काम करता है। अच्छा,
वाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे भी आप देखिए एक चीज और देखने को मिलेगी कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। देखो फोटोसिंथेसिस नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पहला रीजन यही है उसका, राइट। पहला रीजन क्या है, आप इसको फूड बोल सकते हो। पहला रीजन क्या है, फूड। प्लस आप एक चीज और नोटिस करोगे, यहां पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। और तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है इसका, दूसरा कारण क्या हो गया, पहला क्या हो गया, फूड, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन। क्लियर है। तो आप यहां पे समझो कि जो दो मेजर रीजन है वाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, सो द वेरी फर्स्ट इज फूड एंड नंबर 2 इज ऑक्सीजन। हालांकि फोटोसिंथेसिस के इवेंट में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो उसका बाई प्रोडक्ट है, राइट। वाटर की फोटोलाइसिस से वो ऑक्सीजन रिलीज होती है, बट वो ही ऑक्सीजन वो गैसियस मॉलिक्यूल है जो हम सब यूटिलाइज कर रहे हैं, हम सब उसको रेस्पिरेशन के इवेंट में यूटिलाइज करते हैं, राइट। सो आप क्या देखेंगे, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दीज टू मेन इवेंट, दैट इज ऑर्गेनिक फूड जो हमारा जिसको ग्लूकोज बोल रहे हैं उसके लिए, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन। सो ये दो कारण है जिस वजह से हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस का इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, आगे समझिए। आगे देखिए कि फोटोसिंथेसिस के इवेंट को अगर मैं और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूं, देन आई विल मस्ट से, मैं जरूर ये बात कहूंगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है भाई, एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एक एंजाइम रेगुलेटेड प्रोसेस है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि इसमें सीरीज ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, कई सारे एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैं मेंशन करूंगा, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब जिसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर सिंथेसाइज हो रहा हो, बन रहा हो, राइट। तो आप यहां पे नोटिस करेंगे कि क्या बन रहा है भाई, इन द एंड हमारे पास ग्लूकोज बन रहा है, राइट। और एनाबॉलिक प्रोसेस, और आप उसी को क्या बोल सकते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। उसी एनाबॉलिक प्रोसेस में जो हमारा मेन कंपाउंड बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप क्या मेंशन कर रहे हैं, जिसको आप ग्लूकोज मेंशन कर रहे हैं, जिसको आप फूड मेंशन कर रहे हैं, राइट। जिसको आप क्या मेंशन कर रहे हो बेटा, फूड मेंशन कर रहे हो और ग्लूकोज मेंशन कर रहे हो। इसके लिए अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिखना चाहूं तो मैं प्रॉपर तरीके से यहां पे मेंशन करूंगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी यहां पे इन्वॉल्व होंगे इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एंजाइम as well as in presence of sunlight, in presence of sunlight it will produce glucose molecule। हालांकि मैंने ये 3 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपोनेंट लिखा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मेंशन कर सकते हो इसको, प्लस यहां पे आप क्या मेंशन करोगे कि यहां पे वाटर भी इवॉल्व होंगे, राइट। प्लस यहां पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगी। तो इस तरीके से आप क्या मेंशन कर सकते हो बेटा, इस तरीके से आप क्या मेंशन कर सकते हो, इस तरीके से आप इस रिएक्शन को मेंशन कर सकते हो। अगर आपको इसको और बेहतर वे में मेंशन करना है तो आप एक ग्लूकोज के रेस्पेक्ट में बनाइए, C6H12O6, तो एक ग्लूकोज, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो आप इस तरीके से भी इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को मेंशन कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके तो ये आपकी एक केमिकल रिएक्शन सामने बन के आती है, राइट। यहां पे कुछ एक्सपेरिमेंट भी है जो ये बात प्रूव करते हैं कि सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड। आपने क्या देखा कि यहाँ पे आप एक वेरीगेट लीफ का एक्सपेरिमेंट देखते हो, यहाँ पे आप मेंशन करोगे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कि भाई स्टार्च फॉर्मेशन जो होता है वो लीव्स में होता है, राइट। और इसके लिए आप देखोगे क्लोरोफिल, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आप क्या देखोगे, क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ग्रीन पिगमेंट जो लीफ का है आप मेंशन कर रहे हो कि वो ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ, जहां पे आप क्या मेंशन करोगे, क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होते हैं, राइट। प्लस लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर। और इसको वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी गया कि आपने एक पत्ती के पार्ट को ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दिया, जहां पे आप क्या देख रहे हो, नो सनलाइट, देयर इज नो सनलाइट, जहां पे आप क्या मेंशन कर रहे हो,
यहाँ पे आप क्या मेंशन कर रहे हैं, देयर इज नो सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट है ही नहीं भाई। जहाँ सनलाइट नहीं है तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने क्या देखा, ये वो एरिया है जहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हुई। स्टार्च टेस्ट किया गया तो देखा गया कि यहाँ पे नो स्टार्च। नो स्टार्च, क्यों स्टार्च नहीं है, क्योंकि वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज के ही पॉलीमर को हम स्टार्च मेंशन कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में आपको यही सामने दे आया, यही सामने देखने को मिला कि क्लोरोफिल अलोंग विद लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड, तीनों के तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। इवन अभी हम यहां पे मेंशन करते हैं कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। बढ़ते हैं आगे की तरफ इसी एक्सपेरिमेंट में। सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट यहां पे होंगे, कई सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे हम ये पता करेंगे कि ये जो फैक्टर हमने लिखे हैं एक एक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एक प्रेजेंट है जो मेंशन करता है देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लुक, देखो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि रुई में, राइट, अपन ने क्या लिया, कॉटन ली शोक विद, जिसको हमने शोक किया है, डुबाया हुआ है KOH में, राइट। और KOH क्या कर लेता है भाई, KOH क्या करेगा, KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को शोक लेगा एक तरीके से। ये क्या करेगा, रिमूव कर देता है, रिमूव CO2, राइट। KOH ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, और हमने फिर उसको पत्ती के उस पार्ट को, आधे पार्ट को हमने हाफ लीफ को किसमें डाल दिया भाई, हाफ लीफ को हमने कहां डाल दिया, उस पर्टिकुलर जार के अंदर जिसमें हमने KOH रखा हुआ है। और KOH क्या करेगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को खत्म कर देगा, देयर इज नो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपने इसको यहां से कट किया और इस पे स्टार्च टेस्ट किया, तो वो वाला पार्ट जो बाहर था वहां पे क्या देख रहे हो कि स्टार्च प्रेजेंट है। जब आपने स्टार्च की टेस्ट किया, स्टार्च की टेस्ट की, तो वो वाला पार्ट जो उस डब्बे के, बोतल के बाहर था, उसमें तो स्टार्च की सिंथेसिस हुई, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ। यहाँ पे स्टार्च नहीं है, यहाँ पे क्या है, नो स्टार्च, यहाँ पे स्टार्च है ही नहीं। और क्योंकि यहाँ पे स्टार्च नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे स्टार्च नहीं है, तो आप बोल सकते हो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। आप ये बात भी बोल सकते हो कि नो फोटोसिंथेसिस, यहां पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुई है। इट इज क्लियर। सो दिस वाज योर हाफ लीफ या मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये आपका क्या है बेटा, मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, जो ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, दैट्स वाई यहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाई। इतना समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट की तरफ, जहां पे उन्होंने मेंशन किया कि भाई ये देखो एक यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पहले सेटअप किया और फिर चीजों को समझाना शुरू किया, एज वेल एज यहाँ पे कुछ टर्म भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, फाइलोजिस्टोन और डीफाइलोजिस्टोन। यहाँ पे इन्होंने दो वर्ड को मेंशन किया। अभी मैं मीनिंग भी समझाता हूं कि फाइलोजिस्टोन का मीनिंग क्या था और डीफाइलोजिस्टोन का मीनिंग क्या है, राइट। फाइलोजिस्टोन बोले तो फाउल एयर, राइट, फॉल एयर मतलब कि जो इम्प्योर एयर है, इम्प्योर एयर, राइट। और डीफाइलोजिस्टोन मतलब प्योर एयर। ये क्या है भाई, प्योर एयर है। इस पर्टिकुलर प्योर एयर में आप क्या देख रहे हो कि ये एयर प्योर कैसे हुई है, ये प्योर एयर हुई है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट से। समझते हैं ऐसा हो कैसे रहा है। देखो सबसे पहले उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा, जब उन्होंने एक पर्टिकुलर माउस को एक जार में रखा विद अ कैंडल, विद अ बर्निंग कैंडल, एक उन्होंने क्या लिया, कैंडल भी ली, राइट। उन्होंने क्या किया, बर्निंग कैंडल भी ली, राइट। उन्होंने क्या किया, एक बर्निंग कैंडल ली और माउस को लिया, और जब उन्होंने इनको एक सिंगल जार में रखा, देन ही विल फाइंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो माउस था वो मर गया, ये माउस भी मर गया, और यहाँ पे जो कैंडल थी वो भी बुझ गई, वो कैंडल भी बुझ गई, राइट। आप मैं कह देता हूँ कि कैंडल भी मर गई है ना, वो जो जल रही थी, उसका जो दिया जल रहा था वो भी क्या हुआ, दिया भी बुझ गया, राइट।
दोनों में सेम कंडीशन है। बट जैसे ही उन्होंने एक प्लांट को इंट्रोड्यूस किया, व्हेन ही इंट्रोड्यूस अ प्लांट इनटू दिस एक्सपेरिमेंट, इनटू दिस सेटअप, जब उन्होंने इस सेटअप में एक प्लांट को इंट्रोड्यूस कर दिया, सबकी जिंदगी हंसती खेलती हो गई। जिंदगी कैसी हो गई? हंसती खेलती। तो बेटा यहां से बस इतनी सी बात तो समझ ही सकते हो कि बेटा प्लांट कितने इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट वो कंपोनेंट है हमारी धरती के, या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी धरती के, जो इस धरती को जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, और आप उनको ही काटते जाते हो। तो इस पे बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि द प्लांट्स आर टू मच इंपॉर्टेंट, दीज प्लांट्स आर टू मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अब यहां पे समझो इन्होंने क्या बोला कि ये जो चूहा है, ये जो कैंडल है, ये क्या कर रहे हैं? एयर को इम्प्योर कर रहे हैं, एंड दिस प्लांट इज गोइंग टू प्योर दिस एयर, राइट। तो यहाँ पे प्योर एयर जो है, डीफाइलोजिस्टोन, जो पहले क्या थी? फाइलोजिस्टोन मतलब इम्प्योर एयर। इम्प्योर एयर कैसे हो गई बेटा? इन्होंने बताया कि जब आप प्लांट को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, जहां पे एनिमल्स हैं वो ब्रीथ कर रहे हैं, और एज वेल एज कैंडल जो यहाँ पे जल रही है, तो ये क्या कर रही है? बर्निंग कैंडल जो क्या कर रही है कि जो प्योर एयर है उसको इन्होंने इम्प्योर कर दिया। इसको इन्होंने क्या बना दिया? फाउल एयर। इसको इन्होंने क्या बना दिया? फाउल एयर भी बोल सकते हो। इन्होंने इस एयर को क्या कर दिया? गंदा कर दिया, राइट। यहां पे क्या हुआ? फाउल एयर आई। फाउल एयर का कंसेप्ट ही, फाइलोजिस्टोन का कंसेप्ट ही यहां पे प्रिस्टली ने मेंशन किया था, राइट। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि प्लांट रेस्पायर कर रहे हैं और जो कैंडल बर्न कर रही है उसकी वजह से। देन उन्होंने क्या किया कि ये जब उन्होंने प्लांट को इंट्रोड्यूस किया, तो प्लांट ने क्या किया? उस फाउल एयर को क्या कर दिया? फाउल एयर को कन्वर्ट कर दिया प्योर एयर में। उन्होंने इस फाइलोजिस्टोन वाली कंडीशन को डीफाइलोजिस्टोन वाली कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया, प्योर एयर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे वो हुआ? विद द हेल्प ऑफ प्लांट। इतना समझ में आया? इसी कंसेप्ट को और बेटर वे में किसने मेंशन किया? इंजनहोज के एक्सपेरिमेंट में, राइट। इंजनहोज के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यहां पे जो कंसेप्ट बताया कि यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, राइट। यहां पे प्योर एयर और इम्प्योर एयर का कंसेप्ट प्रिस्टली के एक्सपेरिमेंट में सामने आया था। प्रिस्टली का ये एक्सपेरिमेंट भी है, राइट। तो उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट आता है, इंजनहोज का एक्सपेरिमेंट है। इंजनहोज के एक्सपेरिमेंट में क्या सामने निकल के आता है कि भाई जो मेन काम जो हो रहा है ना बेटा, जो काम हो रहा है वो काम एक्चुअली कैसे हो रहा है? यहाँ पे प्लांट की मदद से हो रहा है। और ये प्लांट क्या काम करते हैं, इस पे उन्होंने थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। बट इनके एक्सपेरिमेंट से पहले एक स्टीफन हॉल्स का भी एक्सपेरिमेंट आता है, जिन्होंने ये बात रिकॉग्नाइज की कि सनलाइट, एयर एंड ग्रीन लीफ, इन्होंने क्या एनालाइज किया कि सनलाइट, एयर, राइट, एंड ग्रीन लीफ are most important for photosynthesis, to occur। फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए मेनली जो रोल आता है वो किसका आता है बेटा? इन तीनों कंपोनेंट का आता है। तो देखो ऑलरेडी लिखा भी हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन लीफ एंड, यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि एयर बोले तो एयर में क्या है बेटा? इन्होंने एयर मेंशन किया था, इन्होंने ये नहीं बोला कि इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, हालांकि इसमें CO2 है। एयर में भी वो कौन है? वो CO2 है। एंड दीज थ्री कंपोनेंट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने ये आज से बहुत लंबे समय पहले, मतलब काफी हिस्ट्री की बात हो रही है, हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे ध्यान से ये बात भी देख लो कि हम बात क्या कर रहे हैं? हिस्टोरिकल समराइजेशन ऑफ अर्ली रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस। अर्ली रिसर्च में सबसे पहली जो काफी स्टार्टिंग की जो बात है बेटा, करीब करीब 1727 की बात है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उन्होंने मेंशन किया था कि भाई यहाँ पे सनलाइट, एयर और जो ग्रीन लीफ है, दीज थ्री आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने मेंशन किया था कि ये तीनों कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप फोटोसिंथेसिस ना बोल के उन्होंने नरिशमेंट ऑफ प्लांट वर्ड यूज किया था। नरिशमेंट ऑफ प्लांट मतलब प्लांट को नरिश करने के लिए, प्लांट को जीवित रखने के लिए इवन ये तीनों ही कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद फाइलोजिस्टोन और डीफाइलोजिस्टोन का 1774 में, ये करीब करीब 1774 में एक्सपेरिमेंट आया था। उन्होंने मेंशन किया था कि जो फाइलोजिस्टोन का कंसेप्ट है इम्प्योर एयर और प्योर एयर का कंसेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ, राइट।
उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है इंजनहोज। इन्होंने क्या किया बेटा, एक्वेटिक प्लांट में इन्होंने क्या देखा कि ब्राइट सनलाइट जब हम दे रहे हैं तो उनके चारों तरफ क्या हो रहा है बेटा, जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है वहां पे बबल फॉर्म हो रहे हैं। और जब उन्होंने बबल को आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने देखा बबल में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और उन्होंने फिर कंफर्म किया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर हो रहा है। यहाँ पे जो डीफाइलोजिस्टोन जो प्योर हो रही है वो कैसे हो रही है, ग्रीन प्लांट के थ्रू हो रही है। और वो कहां पे हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उन्होंने, देखो मैं लिख के बता देता हूं, समझा भी देता हूं कि हुआ क्या था। इन्होंने क्या देखा कि एक्वेटिक प्लांट थे, राइट, कुछ एक्वेटिक प्लांट थे। मान लो ये पानी है, राइट, ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। इस पानी में आप क्या देख रहे हो, कुछ एक्वेटिक प्लांट थे। अब इस पानी में जो एक्वेटिक प्लांट थे ना बेटा, ये क्या है, मान लो एक्वेटिक प्लांट है। ये क्या थे बेटा, एक्वेटिक प्लांट थे। ये क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। इस पानी में ये जो एक्वेटिक प्लांट है ना, इन एक्वेटिक प्लांट के चारों तरफ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इसके चारों तरफ उन्होंने एयर बबल को ऑब्जर्व किया। इसके चारों तरफ उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, एयर बबल। उन्होंने देखा कि ये जो एयर बबल है ना, इसमें क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। इसमें क्या है बेटा, ऑक्सीजन है। मगर ये एयर बबल सिर्फ वहां पे मिल रहे थे जहां पे सनलाइट भी अवेलेबल है, जहां पे सनलाइट भी है, जहां पे क्या है, सनलाइट भी है। तो ये जो एयर बबल मिल रहे हैं वो कहां पे मिल रहे हैं, जहां पे जो ग्रीन प्लांट है ना बेटा, ये जो ग्रीन प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट, ये जो एक्वेटिक प्लांट है ना, वो पार्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट जहां पे डायरेक्टली सनलाइट भी अवेलेबल है, जहां पे क्या अवेलेबल है, सनलाइट भी अवेलेबल है, वहां पे बबल फॉर्म हो रहे हैं। और इन बबल में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि इन बबल में ऑक्सीजन है, राइट। तब इंजन होज ने बोला कि जो फाइलोस्टोन थी, जो ये जो फाइलोस्टोन, जो फाउल एयर थी, राइट, ये जो फाइलोस्टोन मेंशन किया था, ये जो फाउल एयर थी, इस फाउल एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट करने का काम, डीफाइलोजिस्टोन में कन्वर्ट करने का काम ये काम कौन करते हैं बेटा, ग्रीन प्लांट ही करते हैं। ये काम प्लांट ही करते हैं। और ये बात उन्होंने प्रूव की। कैसे और क्या बताया उससे, और क्या निकल रहा है, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन जो कम हो रही थी, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा कि ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट जो ऑक्सीजन थी ना, ये जो ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन को बर्न कर रहे थे। ये दोनों के दोनों मेंबर क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन बर्न कर रहे थे। बाद में पता चला इसमें ऑक्सीजन ही खत्म हो गई थी, इसलिए मरे, राइट। फिर जब हमने प्लांट इंट्रोड्यूस किया तो प्लांट ने यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज किया। और यही बात इंजनहोज ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई थी कि बेटा ये देखो, ग्रीन प्लांट क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लेवल को ही बढ़ा रहे हैं। वो ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ रहा है तो ये जो फाउल एयर है, तो इससे क्या हुआ कि ये जो फाउल एयर है, फाउल एयर बोले तो जो इम्प्योर एयर है, ये इम्प्योर एयर किस में कन्वर्ट हो रही है, प्योर एयर में। कैसे कन्वर्ट हो रही है, विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के इन्वॉल्वमेंट से ये इम्प्योर एयर प्योर में कन्वर्ट हो रही है। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है इतना। कमेंट सेक्शन में अपने अपने कमेंट जरूर छोड़ना, क्योंकि आपके कमेंट से ही काफी ज्यादा हमको भी बूस्टअप मिलता है। आपके कमेंट से काफी बूस्टअप हमको मिलता है, समझ रहे हो इस बात को, काफी बूस्टअप मिलता है। आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, हम कोशिश करते हैं फिर और बेहतर आपके लिए करें, राइट। कोई भी आपको अगर ऐसी चीज लग रही हो कि सर और बेटर कर सकते हैं, तो हम उस पर जरूर काम करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम चीजों को। नेक्स्ट देखिए, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने क्या किया था, एंगलमैन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यह प्रूव किया था कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेंशन किया उन्होंने कि किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था प्रिज्म के ऊपर। उन्होंने क्या किया, प्रिज्म के ऊपर उन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट डाली। उसके प्रिज्म के ऊपर क्या डाली, व्हाइट लाइट अप्लाई की। जब उन्होंने वो व्हाइट लाइट उसको प्रिज्म को दी, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो व्हाइट लाइट है भाई, वो मल्टीपल कलर में स्प्लिट हो गई। वो किसमें, मल्टीपल कलर में स्प्लिट हुई।
इस तरीके से आपको भी पता होगा कि जब हम व्हाइट लाइट अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल कलर में क्या करता है प्रिज्म, क्या करता है प्रिज्म उनको मल्टीपल कलर में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। फिर इसके सामने उन्होंने क्या रखा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी रखी। इसके सामने उन्होंने क्या किया बेटा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी रखी। उन्होंने इसके सामने क्या रख दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी रख दी। ये देखो, इसके सामने उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी रख दी। इन्होंने उसके सामने क्या रख दिया, ये देखो ब्लू ग्रीन एल्गी रख दी। और इस ब्लू ग्रीन एल्गी में उन्होंने क्या रख दिए, डीएनए लग रहा है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी में उन्होंने क्या रखा, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन पे या ऑक्सीजन को डिमांड में रखते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, जो रेड रीजन की लाइट है यहां पर उन्होंने, और इसके बाद कौन अप्लाई की है, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी, जहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रही होगी वो बैक्टीरिया वहीं पे जाके अटैच हो जाएंगे। तो उन्होंने जब ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया रखे, मैं पिंक कलर से बना रहा हूं, तो उन्होंने देखा जहां पे ब्लू कलर की लाइट है वहां पे खूब सारे ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया क्या है, कलेक्ट हो गए। और जहां पे रेड रीजन की लाइट है तो यहाँ पे भी ये क्या है, ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ कहाँ कलेक्ट है बेटा, वो दो जगह कलेक्ट हुए। एक तो कौन से रीजन में, ब्लू वाले रीजन में, और एक रेड रीजन में। तो यहां से जो सामने बात निकल के आई, तो यहां से सामने निकल के आई ब्लू एंड रेड रीजन, रेड रीजन लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए किस रीजन की लाइट इंपॉर्टेंट है भाई, ब्लू रीजन की लाइट इंपॉर्टेंट है और रेड रीजन की लाइट इंपॉर्टेंट है। आया क्या समझ में, ये बात समझ में आई। तो ये था एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने क्या बताया भाई, इन्होंने ये बात बताया कि ब्लू रीजन की लाइट और रेड रीजन की लाइट काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। फिर आता है उसके बाद रूबेन एंड कामेन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में काफी इंपॉर्टेंट चीज बताई और इन्होंने मेंशन किया एक्चुअली में कि ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो कहां से आती है, वाटर से आती है। जो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, देखो होने को तो कार्बन डाइऑक्साइड में, 6 कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, प्लस यहाँ पे जब आप वाटर मॉलिक्यूल लेते हो, वाटर मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, राइट। तो जब आप फोटोसिंथेसिस का इवेंट मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, एक्चुअली दिस ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम वाटर। मैं यहाँ पे वाटर को अगर मैं येलो कलर से मेंशन करूं तो आप क्या देखोगे कि जो ऑक्सीजन दिख रही है बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आ रही है, वो वाटर वाले पार्ट से आ रही है, राइट। वो किससे आ रही है, वाटर वाले पार्ट से आ रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो मार्क कर रहा हूं जो चीज, वो बस इतनी सी है कि वाटर की फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन आ रही है। ऑक्सीजन इज एक्चुअली इवॉल्विंग फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, राइट। उन्होंने क्या किया था, आइसोटोप एक्चुअली में यूज किए थे, उन्होंने हैवी आइसोटोप यूज किए थे ऑक्सीजन के। इन्होंने क्या यूज किए, आइसोटोप यूज किए। इज इट क्लियर, इन्होंने आइसोटोप यूज किए किसके, ऑक्सीजन के। और उन्होंने मेंशन किया कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है वो बेटा किससे इवॉल्व हो रही है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से इवॉल्व हो रही है। इज इट क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की और समझते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये अभी तक अर्ली एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। फिर एक साइंटिस्ट जिनका नाम था केल्विन, और उन्होंने आया और धूम मचा दिया। इन्होंने मेंशन की एक्चुअली में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती कैसे है। इन्होंने मेंशन किया, इन्होंने ट्रेस किया वो पाथवे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कंप्लीट होती है। और इन्होंने मेंशन की क्या, C3 साइकिल। एंड टिल डेट आज भी हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और C3 साइकिल को डिस्कवर करने के लिए 1960 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला। क्या मिला इनको भाई, नोबेल प्राइज मिला। ही इज द फैंटास्टिक पर्सन हु डिस्कवर्ड हाउ CO2 फिक्सेशन अकर। इन्होंने क्या मेंशन किया भाई, इन्होंने C3 साइकिल मेंशन की, दैट इज CO2 फिक्सेशन साइकिल। फिक्सेशन साइकिल, चाहे कोई सा भी प्लांट हो धरती पे, अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो वो जरूर जरूर CO2 को फिक्स करेगा और वहां पे C3 साइकिल ही यूज होगी। इज इट क्लियर।
केल्विन ने 1954 में C3 साइकिल को प्रेजेंट किया, जहां पे उन्होंने मेंशन किया कि CO2 फिक्स करने के लिए जो पाथवे यूज होता है दैट इज माय डियर फ्रेंड C3 साइकिल और C3 पाथवे, राइट। यहां पे उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के C14 आइसोटोप को भी यूज किया था, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप यूज किए थे। क्लियर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जहां पे हिल एंड वेंडल ने प्रपोज किया था जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस या फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम की तो जो जेड स्कीम है ना बेटा, जेड स्कीम जिसमें आप मेंशन करते हो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में, जिसमें आप क्या मेंशन करते हो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस पैटर्न से होता है उसको मेंशन करते हैं अपन क्या, जेड स्कीम, और इसको प्रेजेंट किया था हिल एंड वेंडल ने इन द ईयर 1960, राइट। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो केल्विन के बाद आपके सामने निकल के आया, जेड स्कीम, राइट। एक और नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं पीटर मिर्चल का, जिन्होंने 1961 में इन्होंने मेंशन किया केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को, जो थ्योरी बताती है एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को। एटीपी सिंथेसिस कैसे होती है इन प्लांट, राइट। और इसका यूटिलाइजेशन भी कहां पे होता है, यूज ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन। इसको हम यूज कहां पे करते हैं, CO2 फिक्सेशन के इवेंट में, CO2 को फिक्स करते समय हम इसको यूज करते हैं। तो एटीपी की जो सिंथेसिस हो रही है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, यहाँ पे नो डाउट एटीपी सिंथेस इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस कैसे हो रही है, एटीपी सिंथेस की वजह से। यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो क्या है, एटीपी सिंथेज है, डिटेल में जानेंगे अभी हम, राइट। एटीपी सिंथेज कैसे काम करता है, और फाइनली ये क्या करता है, CO2 के फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और मेंशन करते हैं अगली साइकिल को, जिसको हम मेंशन करते हैं अगले नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को, जो कि हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट भी है, हैच एंड स्लैक। हैच एंड स्लैक ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हैच एंड स्लैक साइकिल मेंशन की थी। हम हैच एंड स्लैक साइकिल को भी C4 पाथवे भी बोलते हैं, राइट। कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं कॉल्ड C4 प्लांट, जो क्या होते हैं बेटा, जिनपे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनपे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि यहां पे क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो CO2 का लेवल कम हो जाता है। और ये पर्टिकुलर प्लांट C4 प्लांट जिनमें C4 साइकिल चल रही है, इस साइकिल को हम और बोलते हैं CO2 इनरिचमेंट साइकिल। इसको और क्या बोलते हैं, CO2 इनरिचमेंट साइकिल। और ये CO2 इनरिचमेंट साइकिल क्या करती है, CO2 के लेवल को कम होने नहीं देती, जिससे अगर टेम्परेचर ज्यादा भी हो रहा है तो उसका इन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसका इनके ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट पड़ता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर मैं बोलूं C3 प्लांट में टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा, मगर C4 प्लांट में उसी रेस्पेक्ट में उतना फर्क नहीं पड़ पाएगा। तो यह हैच एंड स्लैक साइकिल जो 1965 में C4 पाथवे के नाम से सामने आई थी, जिसको हम CO2 इनरिचमेंट साइकिल भी बोलते हैं। तो ये था एक्सपेरिमेंटल वाला पार्ट कि कितने कितने एक्सपेरिमेंट रहे, कब कब प्रेजेंट हुए। तो यहां पे हमने एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को कवर कर लिया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं जहां पे फोटोसिंथेसिस हो सकती है, होती है। यस, आप एकदम सही गेस कर रहे हैं, यस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट ऑर्गेनील की, प्लांट में वो स्पेशल ऑर्गेनील जहां पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, वो हम और कोई नहीं, क्लोरोप्लास्ट ही मेंशन करते हैं। नाउ लुक, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखिए इस क्लोरोप्लास्ट के सबसे आउटर मेम्ब्रेन को। पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि भाई ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मैं यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्मेट में भी लिखता जाता हूं, आप इनको भी ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा कि सबसे पहले मैं मेंशन करता हूं ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है। आप जब सेल बायोलॉजी की बात करते हो, सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि कई सारे स्ट्रक्चर हैं जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। आपका तीन आपके माइंड में बहुत कॉमनली आते हैं। कौन कौन से तीन आपके माइंड में कॉमनली आते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। एक होते हैं ऑटोफेगोसोम, हालांकि आपके सिलेबस में वो नहीं है तो उन पे हम बिल्कुल भी जिक्र नहीं करेंगे, बट इन तीनों को आप भूलेंगे भी नहीं। कौन कौन से वो तीन है, वो कौन कौन से हैं, पहला तो हमारा क्लोरोप्लास्ट ही है, दूसरे नंबर पे आप मेंशन करोगे किसको, दूसरे नंबर पे आप मेंशन करोगे माइटोकॉन्ड्रिया को,
देन आप फाइनली न्यूक्लियस को मेंशन कर सकते हैं, राइट। यहां पे आप क्या देख रहे हो, डबल मेम्ब्रेन है। इसमें डबल मेम्ब्रेन में आप क्या देखते हो, एक क्या कहलाएगी, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, और दूसरी कहलाएगी इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। दूसरी क्या कहलाएगी, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो ये दो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगी, आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन और इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। एंड इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन आप क्या देखोगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ये पहली बात एक क्लियर हुई। आप इस स्ट्रक्चर को देख के इतना तो समझ पा रहे हो कि देखो भाई, यस सर आप एकदम सही बता रहे हैं कि यहाँ पे हमको एक आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, और उसके बाद हमको एक इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, और इसके बीच में सर यहाँ पे ये स्पेस भी है। आप इसी स्पेस की बात कर रहे हो क्या? यस बेटा मैं इसी स्पेस की बात कर रहा हूँ। देखो ये बनाया हुआ है आपके सामने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये स्पेस अवेलेबल है। दिस स्पेस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो हमने पहली बात कर ली कि आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जिनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन मेंशन करते हैं। देखो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये सिक्के जैसे कहीं लेयर में जैसे सिक्के अरेंज नहीं होते, तो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हम थाइलाकॉइड बोल रहे हैं, राइट। और उसके बाहर एक लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा पार्ट, जिसके बाहर आप क्या देखोगे, जो लिक्विड प्रेजेंट है, जिस लिक्विड में ये सिक्के प्रेजेंट है, आप उसी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हो मेरे प्यारे बच्चे, उसको आप बोल रहे हो स्ट्रोमा। क्या बोल रहे हो उसको, स्ट्रोमा, राइट। और जो अंदर वाले जो ये लेयर्स हैं, ये जो स्ट्रैक अवेलेबल हैं, ये जो स्ट्रैक जो अवेलेबल है, ये जो स्ट्रैक है, ये पूरे के पूरे जो स्ट्रैक आपको दिख रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हो इस चीज को कि ये जो स्टैक से अवेलेबल है ना बेटा, ये जो स्टैक है, ये जो स्ट्रैक है, इन स्ट्रैक की ही मैं बात कर रहा हूँ। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो यहाँ पे ये दो चीजें क्लियर हो गई कि एक ग्रेना है और एक स्ट्रोमा है। मैंने सबसे पहले बाहर की मेम्ब्रेन की बात की, फिर ग्रेना और स्ट्रोमा की बात की। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसके ऊपर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे एक ये इस तरीके का अटैचिंग, दो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को अटैच करता हुआ एक स्ट्रक्चर दिखता है। इसको हम लेमिली बोलते हैं, और स्पेसिफिकली बोले तो स्ट्रोमल लेमिली, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ इसके क्या है, स्ट्रोमा अवेलेबल है। इनके अंदर, इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको यहाँ पे एक स्पेस देखने को मिलेगा। उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ल्यूमन बोलो, या उसको आप ग्रेना, अंदर वाला ग्रेनम का स्पेस बोल सकते हो। क्या बोलोगे, ग्रेनम स्पेस, राइट। और इनके बीच में जो लेयर है जो कनेक्ट कर रही है, इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमल लेमिली। तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे काफी हद तक स्ट्रक्चर समझ में आ गए, राइट। मैं सही हूं ना? आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कई सारे स्ट्रक्चर देखने को सामने मिले हैं, जिनमें आपने क्या देखा, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन की बात की, फिर आपने देखा यहाँ पे ग्रेनम एंड स्ट्रोमा देखने को मिला। आपको कौन मिला, ग्रेना और स्ट्रोमा देखने को मिले। फिर आपको यहाँ पे कौन देखने को मिल रहा है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, एंड उसी के साथ साथ उसका ल्यूमेन भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपने काफी सारे स्ट्रक्चर की बात कर ली, यहाँ पे आपने काफी सारे स्ट्रक्चर की बात कर ली। तो इस तरीके से आप मेंशन करोगे भाई डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में। सो दिस इज जस्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर। ये मैंने जस्ट क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर की बात की है। अब जो आप प्रोसेस देखोगे ना, जो आप प्रोसेस देखोगे कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है वो इसी के अंदर होगी। तो सर आप जरा आइडिया दे दो कहाँ क्या होगा। बेटा ध्यान से सुन लो, जो स्ट्रोमा है ना, जो स्ट्रोमा आपको देखने को मिल रहा है, ये जो स्ट्रोमा है, ये जो खाली इस पे यहाँ पे अंदर वाला ये जो पार्ट है, इस स्ट्रोमा में होगी क्या बेटा, CO2 फिक्सेशन रिएक्शन। क्या होगी, CO2 फिक्सेशन रिएक्शन। सर क्या आप C3 साइकिल बोलना चाहते हो? यस बेटा, यहाँ पे C3 साइकिल ही परफॉर्म होगी। क्लियर है? और ये जो मेम्ब्रेन है, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है या फिर जो स्ट्रोमल लेमिली है, आप इन मेम्ब्रेन पे या इस लेमिली पे क्या मेंशन करोगे, यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी। यहाँ पे क्या होगी, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या देखते हो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। सर क्या आप साइक्लिक और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात कर रहे हो? यस बेटा, यहाँ पे जो फ्लो होगा वो साइक्लिक हो सकता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, या फिर वो नॉन साइक्लिक
नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो का। आया समझ में? क्या इतना समझ में आया बेटा? गुड। तो क्लोरोप्लास्ट की हमने बात की, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन देखने को मिल रही है, इसमें ग्रेना मिलेगा, स्ट्रोमा मिलेगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन मिलेगी, अंदर का ल्यूमेन मिलेगा। इज इट क्लियर? और आप जब इसकी बात करोगे तो आप मेंशन करोगे क्या है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। ये कैसा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर। आपको देखने को मिलेगा कि ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? एक चीज और समझ लो फिर, यहाँ पे जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है रूबिस्को। रूबिस्को ये पर्टिकुलर एंजाइम मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है हमारी पूरी धरती पे। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम या मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन भी आप मेंशन कर सकते हो इसको। क्या मेंशन कर सकते हो? मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे जितनी भी आपने बात की, ये आपने डिस्कशन किया क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल की, कौन कौन से पिगमेंट मॉलिक्यूल फोटोसिंथेसिस के इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं। पहले ये समझ लो पिगमेंट की जरूरत क्यों है। देखो पिगमेंट वो मॉलिक्यूल है जो इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में जब लाइट आएगी उसको रिसीव करने का काम कर रहे होंगे, पहली बात। ठीक है, तो पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं कौन कौन से बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सामने पिगमेंट मॉलिक्यूल है वो क्या है? क्लोरोफिल। राइट, क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है, फाइकोबिलिन्स है, ये क्या है बेटा? पिगमेंट मॉलिक्यूल ही है। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन क्लोरोफिल की। अगर क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को देखो तो यहां पे एक स्ट्रक्चर मिलेगा, टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और बीच में आपके पास क्या होगा? मैग्नीशियम इन द सेंटर। और क्लोरोफिल ए के रेस्पेक्ट में ही आप देखोगे एक टेल मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइटोल टेल बोलते हैं। और इसमें आप देखेंगे 20 कार्बन की ये नॉर्मली टेल आपको देखने को मिलती है। ये जो स्ट्रक्चर दिखता है करीब करीब एक टेडपोल के जैसा दिखता है। टेडपोल बोले तो जो फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसको हम टेडपोल बोलते हैं, उसी के तरीके की ये देखने को मिलता है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि क्लोरोफिल जो है बेटा वो क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। वो क्या है? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है। क्लोरोफिल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। क्लोरोफिल में आप क्लोरोफिल ए मेंशन कर सकते हो, क्लोरोफिल बी मेंशन कर सकते हो, क्लोरोफिल सी मेंशन कर सकते हो, क्लोरोफिल डी मेंशन कर सकते हो। बट एक चीज यहां पे अभी एज इट इज समझ लो कि क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए जो है वो एसेंशियल क्लोरोफिल की कैटेगरी में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल है, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे उन सभी में ये देखने को मिल जाएगा। राइट, और जो बी सी और डी है ये एसेसरी की तरह काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं बेटा? एसेसरी की तरह काम करते हैं, ये सहायक हैं, मगर जो मुख्य है, जो एसेंशियल है, वो बेटा क्लोरोफिल ए ही है। इतना समझ में आया? तो देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि क्लोरोफिल ए और बी जो है वो आपको सारे के सारे ग्रीन प्लांट में मिलेंगे। ये बात तय भी है कि जितने भी आप प्लांट देखोगे उन सभी में मोस्टली ग्रीन प्लांट में आपको क्या देखने को मिलेगा? ए एंड बी। और स्पेशली क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये तो सब में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मेंशन भी किया गया है क्लोरोफिल ए फाउंड इन ऑल प्लांट, सो इट इज एसेंशियल पिगमेंट। इसीलिए ये कैसा पिगमेंट है बेटा? एसेंशियल पिगमेंट है। आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे एक रिएक्शन सेंटर होगा, और रिएक्शन सेंटर का पार्ट होता है। रिएक्शन सेंटर का क्या है? पार्ट है। कौन पार्ट है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर का पार्ट है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आपको टेडपोल के जैसा देखने को मिलता है। क्लियर है? ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में क्लोरोफिल को आपको समझाया। राइट, क्लोरोफिल के ए बी और सी डी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं। अगले और आगे वाले नेक्स्ट पिगमेंट की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे आप देखोगे कैरोटिनॉइड की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात होगी? कैरोटिनॉइड की बात होगी। आप कैरोटिनॉइड को देखेंगे तो ये येलो, ब्राउन और रेडिश आपको कलर में देखने को मिलेंगे। और यस, दिस इज ट्रू कि ये भी एक एसेसरी पिगमेंट है। ये कैसा पिगमेंट है? एसेसरी पिगमेंट है। राइट, ये क्या है? एसेसरी पिगमेंट है। और यहां पे आपको दो टाइप मिलेंगे, एक कैरोटीन होगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। कैरोटीन है, पहला कौन सा मेंबर है मैं यहां लिख दे रहा हूं, कैरोटीन है, जो क्या है? हाइड्रोकार्बन की तरह है, हाइड्रोकार्बन। राइट, और दूसरे क्या है भाई? यहां पे एक और मेंबर है जिनको हम मेंशन करते हैं जेंथोफिल। जेंथोफिल्स क्या है भाई? जेंथोफिल्स। जेंथोफिल की बात करें तो आप यहां पे बोलोगे कि ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोकार्बन के मेंबर हैं। आप यहां पे बहुत प्यार से ये चीज समझ लीजिए कि कैरोटीन की अगर बात हो रही है तो वो हाइड्रोकार्बन है, उसी में ऑक्सीजन लग जाए तो वो क्या है? जेंथोफिल है। और दोनों के दोनों मेंबर क्या है? किसके पार्ट है? कैरोटिनॉइड के पार्ट है।
दोनों के दोनों क्या है भाई, कैरोटिनॉइड के ही पार्ट हैं, ये दोनों के दोनों ही कैरोटिनॉइड के पार्ट है। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई क्या? क्या ये चीज आपको समझ में आ गई कि आप चाहे बात कर रहे हो कैरोटीन की, चाहे आप बात कर रहे हो ज़ेंथोफिल की, दोनों के दोनों किसके पार्ट हैं, कैरोटिनॉइड्स के ही पार्ट हैं। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला देखिए फाइकोबिलिन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, फाइकोबिलिन की। आप जो अगला पिगमेंट मॉलिक्यूल बात कर रहे हो वो क्या है, फाइकोबिलिन, और ये आपको कुछ सिलेक्टेड मेंबर में ही मिलेगा। सिलेक्टेड मेंबर मतलब आप यहां पे मेंशन करोगे कि ये कहां पे मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया में। क्या सर ये सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया में ही मिलेगा? नहीं बेटा, साइनोबैक्टीरिया एंड आप यहां पर रेड एल्गी भी बोलोगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कि फाइकोबिलिन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी एक एसेसरी है, मतलब एसेंशियल जो है ना, एसेंशियल जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर में भी प्रेजेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए ही है। वो क्या है, सिर्फ क्लोरोफिल ए है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये साइनोबैक्टीरिया और ये रेड एल्गी में देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मजेदार बात क्या है कि जो फाइकोबिलिन है वो वाटर सॉल्युबल है। सर ये वाटर सॉल्युबल लिखने की जरूरत क्या है बेटा, इसलिए ये जरूरत है क्योंकि यही है जो वाटर सॉल्युबल है। आप क्लोरोफिल की बात करें या फिर कैरोटिनॉइड्स की बात करें, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये जो है वो वाटर सॉल्युबल है। हालांकि यहाँ पे पिगमेंट तो यहाँ पे भी वाटर सॉल्युबल नहीं होता, बट जो इसके साथ एक प्रोटीन अटैच होती है वो प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होती है, जिससे इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है। कहने की बात ये थी कि ये भी ओवरऑल वाटर सॉल्युबल पिगमेंट ही होता है। क्लियर है? आप क्या देखेंगे, अटैच होता है थाइलाकॉइड से, राइट? ये किससे अटैच है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से अटैच है। और इसमें भी आपको जैसे क्लोरोफिल के केस में आपको टेट्रापायरोल रिंग मिलता है, यहाँ पे भी टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होगा बट वो ओपन होगा, वहां पे वो एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, बट यहाँ पे ये कंडीशन ओपन देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई मैग्नीशियम नहीं होगा सेंटर में, नो मैग्नीशियम इन द सेंटर। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, नो मैग्नीशियम, सेंटर में कोई मैग्नीशियम नहीं है। यहां पे आपको दो टाइप मिलेंगे, जिस टाइप को आप क्या बोल रहे हो, फाइकोसाइनिन मेंशन कर रहे हो, और आप क्या मेंशन कर रहे हो, फाइकोइरिथ्रिन मेंशन कर रहे हो। तो बेटा ये दो इसमें भी टाइप मेंशन करते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, डिपेंडिंग अपॉन काइंड ऑफ प्रोटीन दे हैव, राइट? ओके, तो यहां पे ये चीज हमने समझ ली, इसको क्लियर कर देते हैं और इसको ध्यान रखिएगा। ये बात हो गई फाइकोबिलिन की। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। चलिए समझते हैं एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है। बेटा पहले ये समझ लो कि एक्शन क्या है। एक्शन आप समझो कि फोटोसिंथेसिस है। एक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे एक्शन कौन सी एक्शन हो रही है, एक्शन को यहाँ कोई एक्शन मूवी चल रही है, नहीं सर, एक्शन में यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। क्या हो रही है, एक्शन में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, राइट? मतलब यहां पे आप बोलोगे कि एक पर्टिकुलर रेट होगा, एक स्पीड होगी जिससे फोटोसिंथेसिस हो रही है, राइट? और एब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो किसका रहा है, और एब्जॉर्प्शन कर कौन रहा है, सर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल। सर पिगमेंट मॉलिक्यूल में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट कौन है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। सर दो हैं क्या अपने पास, यस, दो इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। सही है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है और सिमिलरिटी क्या है, देखो बेटा कि एब्जॉर्प्शन कौन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा क्लोरोफिल ए और एब्जॉर्प्शन करेगा क्लोरोफिल बी, पहली बात, राइट? और उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। तो देखो यहां पे ये एब्जॉर्प्शन आप क्या देख रहे हो कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन आप यहां पे शो कर रहे हो, और ये कौन है एक्चुअली में, क्लोरोफिल बी है, राइट? अब यहां पे देखो ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेड रीजन में होगा, क्लोरोफिल बी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू रीजन में होगा। तो आप क्या देखते हो, जिस रेस्पेक्ट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसी रेस्पेक्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी कहां हो रही है बेटा, ब्लू रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है, और रेड रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है। तो आप क्या देखते हो कि फोटोसिंथेसिस किस रेट से हो रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही है, राइट, जिस रेट से फोटोसिंथेसिस हो रही है उसी रेस्पेक्ट में ऑब्वियस सी बात है कि पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन शो कर रहे होंगे, उसी रेस्पेक्ट में पिगमेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। क्लियर है, इतना इतना समझ में आ गया? चलिए, तो ये इस डायग्राम को जरा ध्यान से देख लीजिए।
ओके, तो आप यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि जिस रेस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये बात तो समझ में आ गई कि जिस रेस्पेक्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है उसी रेस्पेक्ट में ऑब्वियस सी बात है जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहे होंगे, तभी आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उस पर्टिकुलर पीरियड पे ज्यादा देखने को मिल रही है। इतना समझ में आ गया क्या? ये क्लियर है? इज इट क्लियर? एक्शन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया समझ में? बस इतना याद रखो कि एक्शन क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, पिगमेंट। तो जिस रेस्पेक्ट में पिगमेंट एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उसी रेस्पेक्ट में आप क्या देखोगे, एक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। दिस इज अबाउट एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बढ़ते हैं आगे की ओर और स्टार्ट करते हैं हम अपने मेन पार्ट ऑफ चैप्टर की तरफ। तो हम यहां पे मेंशन करते हैं कि फोटोसिंथेसिस, बेटा एक बात समझो, फोटोसिंथेसिस जो टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस ये जो प्रोसेस है बेटा, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। क्या है ये? 2 स्टेप प्रोसेस है। यहां पे स्टेप 1 और स्टेप 2, 2 स्टेप इन्वॉल्व है। सर पहली स्टेप क्या है बेटा? पहली स्टेप है लाइट रिएक्शन। सर लाइट रिएक्शन में होता है क्या? लाइट रिएक्शन में सिंथेसिस होती है एटीपी की एंड NADPH की। सर इनका होता क्या है बेटा? उनका यूटिलाइजेशन होता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या होता है? CO2 फिक्सेशन। सर CO2 फिक्सेशन का मतलब ये CO2 ग्लूकोज में बदल जाएगा? यस बेटा। और इसमें क्या सर ये लाइट जरूरत पड़ेगी? यस। ये जो ATP और NADPH बन रहे हैं वो आपके यही यूज हो जाएंगे, ये ATP एंड NADPH यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बोल रहे हो कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप प्रोसेस है। बेटा आप यहाँ पे एक चीज और समझो कि ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को जब आप जूम इन करके देखोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को जूम इन करके देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे के अंदर वाला पार्ट क्या है? ये ल्यूमेन वाला पार्ट है, थाइलाकॉइड के अंदर का ल्यूमेन, और यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रोमा है। बेटा एक बात और समझ लो कि इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, मैं उनको कॉम्प्लेक्स बोलता हूं। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा? फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 है। एक्चुअली में व्हाट आर फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम इज ग्रुप एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पे कई सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, उनका एक ग्रुप बन रखा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसी को बोल रहे हैं फोटो सिस्टम। क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको फोटो सिस्टम बोल रहे हैं। मतलब सर जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो लाइट एब्जॉर्ब इन्हीं फोटो सिस्टम पे होगी? यस, याद रखना इन फोटो सिस्टम पे लाइट एब्जॉर्ब होगी। इतना समझ में आया? इन फोटो सिस्टम पे आप क्या देखोगे? इन फोटो सिस्टम पे आपको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। किसी भी फोटो सिस्टम के 2 पार्ट होंगे। एक ये वाला पार्ट होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यहां पे क्या बोल रहे हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और एक होता है रिएक्शन सेंटर। तो 2 पार्ट है बेटा इसके। एक क्या है? रिएक्शन सेंटर होगा, राइट? या तो ऐसे समझो इसको, यहां पे एक क्या होगा? रिएक्शन सेंटर होगा, ये ऑलरेडी मेंशन है। एक रिएक्शन सेंटर होगा। मान लो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप बता रहे हो, ये जो पार्ट है बेटा, ये रिएक्शन सेंटर का पार्ट है। इस रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ क्या है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। इसके चारों तरफ क्या है बेटा? इसके चारों तरफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। मतलब जो लाइट आ रही है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर, फाइनली जो लाइट आएगी वो इस पर्टिकुलर रिएक्शन सेंटर पे आएगी। और रिएक्शन सेंटर पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जो इस लाइट को फाइनली एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे बेटा? वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे से लोअर कंडीशन में आएंगे और एनर्जी रिलीज करते रहेंगे अपने। धीरे धीरे इनका जो पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ पार्ट मिलेगा। और ये पार्ट आपको कहां पे देखने को मिल रहा है? फोटो सिस्टम। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? फोटो सिस्टम। स्पेसिफिकली मैं 2 मेंशन कर रहा हूं क्योंकि जेड स्कीम में प्रोसेस यहीं से शुरुआत होती है। तो इस तरीके से लाइट रिएक्शन की शुरुआत होती है। लाइट रिएक्शन में आप समझो क्या हो रहा है बेटा? लाइट रिएक्शन में सिंथेसिस होगी एटीपी की। सर हमको ये तो समझ में नहीं आया कि एटीपी की सिंथेसिस हुई कहाँ है, कैसे हुई है। तो अब उसकी शुरुआत करते हैं। देखो उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि एटीपी की जो शुरुआत होती है इसमें आप क्या देखोगे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जब आप एटीपी की सिंथेसिस की बात कर रहे हो, जब एनएडीपीएच की सिंथेसिस की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक इवेंट इन्वॉल्व है। वो इवेंट क्या दिखाता है आपको? वो दिखा रहा है भाई कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे क्या होगा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक बात और समझो, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो दो तरीके से हो रहा है। कितने तरीके से? दो तरीके से हो रहा है। सर कौन कौन से वो दो तरीके हैं? पहला है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, और दूसरा तरीका क्या है? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। मतलब दो तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, वो कौन कौन से दो तरीके हैं? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो और नॉन साइक्लिक। सर क्या दोनों में ही एटीपी बनते हैं? यस, दोनों में एटीपी बनते हैं। सर क्या दोनों में एनएडीपीएच बनते हैं? नहीं, एनएडीपीएच आपका नॉन साइक्लिक में बनेगा, साइक्लिक में नहीं बनेगा। इसी की बात करते हैं और समझते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने मेंशन किया है लाइट रिएक्शन का ये पार्ट है, और लाइट रिएक्शन का मेन टास्क है एटीपी की सिंथेसिस कराना, एनएडीपीएच की सिंथेसिस कराना। अब चलो समझ लो इसी बात को आगे। नेक्स्ट देखो कि ये जो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो है, इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है वाटर की फोटोलाइसिस से। ये जो दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, इनका ब्रेकडाउन होगा। इनका ब्रेकडाउन भाई किसमें होगा? 4H+ आयन में ब्रेकडाउन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन में ब्रेकडाउन होगा, और यहां पे एक ऑक्सीजन रिलीज होगी। इतनी बात समझ में आई क्या? जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो देखो यहाँ पे ये फोटो सिस्टम है। फोटो सिस्टम पे आप क्या देखोगे? लाइट पड़ेगी। फोटो सिस्टम पे क्या होगी? लाइट पड़ेगी। और फोटो सिस्टम पे जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे क्या होगी? वाटर की फोटोलाइसिस होगी। वाटर की फोटोलाइसिस होने से आप यहाँ पे देखोगे कि 4H+ आयन, 4H+ आयन जो होंगे बेटा, वो कहाँ पे मूव कर जाएंगे? अगर मैं मेंशन करूं कि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे समझ लो ये बात, मैं यहाँ पे जूम इन कर दूंगा आपका। मान लो ये क्या है? फोटो सिस्टम 2 है। ये क्या है? फोटो सिस्टम 2 है। ये क्या है? स्ट्रोमा वाला पार्ट है, बाहर का स्ट्रोमा वाला पार्ट है, अंदर वाला ल्यूमेन पार्ट है। किसका? ग्रेना का। ये ग्रेना का ल्यूमेन है। तो आप क्या देख रहे हो? लाइट जो पड़ रही है वो फोटो सिस्टम 2 पे पड़ रही है। इसी पे वाटर की फोटोलाइसिस हुई। वाटर की फोटोलाइसिस के बाद आप एक चीज और समझो कि यहाँ पे जो वाटर की फोटोलाइसिस से 4H+ आयन वो आए, वो ल्यूमेन में आ गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी रिलीज हुई। ऑक्सीजन को किधर भी रिलीज करा दो, ऑक्सीजन तो गैस है, कहीं भी निकल के चली जाएगी, मगर आयन किधर भी नहीं जा सकते। 4H+ आयन आपके कहाँ गए? ल्यूमेन में आ गए। अब आप यहाँ पे समझो कि 4 इलेक्ट्रॉन भी तो थे। यस सर, 4 इलेक्ट्रॉन थे। उन 4 इलेक्ट्रॉन ने ये लाइट एब्जॉर्ब की। उन्होंने क्या किया? लाइट को एब्जॉर्ब किया और हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। ये कहाँ चले गए? 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में चले गए। अब क्या होंगे? ये धीरे धीरे लो एनर्जी स्टेट में आएंगे। पहले यहाँ पे क्या देखोगे? फियोफाइटिन और क्विनोन सिस्टम होता है, तो क्विनोन के थ्रू ये पहले कहां से पास होंगे? कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B6F बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब इससे वो फ्लो करेंगे, जब जब वो साइटोक्रोम B6F से पास हो रहे होंगे, तो आप इस समय एक चीज और नोटिस करेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पे 4H+ आयन के रेस्पेक्ट में, जब इससे 4H+ आयन मूव करके जा रहे हैं, इधर से इधर 4H+ आयन मूव करके जा रहे हैं, तो 4 के जस्ट डबल 8H+ आयन, एक्चुअली 4 इलेक्ट्रॉन जब उससे मूव करके जा रहे हैं, तो 8H+ आयन यहाँ पे अंदर की तरफ मूव करेंगे। कहाँ पे मूव करेंगे बेटा? इसी फोटो सिस्टम से जब वो मूव करके, इस फोटो सिस्टम के आगे से मान लो इलेक्ट्रॉन तैरते हुए इधर आए, राइट? इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इधर आए, और जब इससे पास हो रहे हैं, तो इसके थ्रू साइटोक्रोम B6F के थ्रू और क्या हो रहा है बेटा? इसी के थ्रू 8H+ आयन और अंदर भेजे गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन इस साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से मूव करके जा रहे हैं प्लास्टोसाइनिन के पास, पीसी के पास, तो 8H+ आयन और पंप हुए हैं कहां पे? अंदर की तरफ। और फाइनली वो फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच जाएंगे। फोटो सिस्टम 1 क्या करेगा बेटा? 4 फोटोन की लाइट, अगेन यहाँ पे जो फोटोन, कितने फोटोन की लाइट आती है? 4 फोटोन की लाइट। ये फिर से फोटो सिस्टम 1 4 फोटोन की लाइट को रिसीव करेगा, और जब ये लाइट को रिसीव करेगा, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन थे वो फिर से हाई एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। वो 4 हाई एनर्जी स्टेट में आने के बाद फिर एफडी, फेरोडॉक्सिन, और फिर फाइनली फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज पे आएंगे। फेरोडॉक्सिन रिडक्टेज पे क्या होगा? एनएडीपी, 2 एनएडीपी मॉलिक्यूल इस 4 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे दो दो करके, और यहाँ पे 2 NADPH बन जाएंगे। अब आपने यहाँ पे क्या देखा बेटा? आपने तो बस यही देखा कि यहाँ पे कितने, यहाँ पे कितने? 2 NADPH बने हैं। सर एटीपी कहाँ बने बेटा? एटीपी को मैं समझाऊंगा केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में, कि कैसे केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में एटीपी बनेंगे। इतना समझ में आया? ये आपको बताया गया है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। मुझे उम्मीद है इतना समझ में आया। अब आगे देखो, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी होता है।
साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व ही नहीं होगा। यहां पे आप क्या देखोगे कि जो 4 इलेक्ट्रॉन थे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 4 इलेक्ट्रॉन थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन लाइट को रिसीव करने के बाद वो हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। जब लौट के आ रहे होंगे तो लौट के आने पे वो किसके थ्रू आते हैं, साइटोक्रोम B6F से आते हैं। तो जब साइटोक्रोम B6F से आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो साइटोक्रोम B6F क्या करता है, उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो सिर्फ क्या करता है, 4 के रेस्पेक्ट में 8 H+ आयन पंप कर देगा। क्या कर देगा, 8 H+ आयन पंप कर देता है। बस पूरे कहानी में बस क्या होता है, आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि यहां पे नो H2O ब्रेकडाउन, यहां पे वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा। और जब बेटा वाटर का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो यहां पे नो ऑक्सीजन इवॉल्व। सर क्या ऑक्सीजन इवॉल्व ही नहीं होगी फोटोसिंथेसिस में? हाँ नहीं होगी, अगर साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन चल रहा है। यहां पे नो NADPH प्रोडक्शन, NADPH इस प्रोसेस में NADPH भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। क्या यहाँ पे NADPH प्रोड्यूस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे NADPH वो FD-FNR वाली कंडीशन नहीं है, फ्रिडोक्सिन रिडक्टेज की कंडीशन ही नहीं है, नहीं बनाएगा। राइट, यहाँ पे लाइट कितनी यूज होगी, यहाँ पे बेटा अगर मान लो एक बार में 4 फोटोन की यूज हो रही है तो 2 बार में 8 फोटोन की लाइट यूज होगी। यहाँ पे जब 2 बार में 8 फोटोन की लाइट होगी तो वो उस रेस्पेक्ट में कितने H+ आयन पंप करेगा, 8 दूनी 16 H+ आयन पंप करेगा, 16 H+ आयन पंप। ये कितने H+ आयन पंप करेगा, 16 पंप करेगा। राइट, 16 के रेस्पेक्ट में जो ATP बनेंगे वो याद रखना, आपके 5 ATP बनेंगे। कितने, 5 ATP बनेंगे। राइट, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं इसी चीज को और समझाता हूं अभी कि कैसे 16 H+ आयन पंप होने पे 5 ATP बन रहे हैं। यहाँ पे नॉन साइक्लिक में सर कितने ATP पंप हुए थे बेटा, यहाँ पे 4 ये पहले से वाटर के ब्रेकडाउन से मिल गए थे और 8 यहाँ पे ये मिल रहे थे। राइट, तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हो, 8 और 4 12 H+ आयन है। 12 H+ आयन जब 3-3 करके अंदर आते हैं, ये आप देखोगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में। यहाँ पे समझो ATP सिंथेसिस की प्रोसेस में होता क्या है, कैसे ATP प्रोड्यूस होते हैं, हाउ ATP आर गोइंग टू प्रोड्यूस। बेटा आपने देखा कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो चाहे नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हो, मैं मेंशन कर देता हूं, मान लो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन था, या फिर आप साइक्लिक की बात करो, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन की आप बात कर रहे हो, तो इन दोनों ही केस में आपने क्या देखा, इसमें 12 H+ आयन अंदर की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पे 16 H+ आयन इकट्ठे हो रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, 8 फोटोन की लाइट के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, 8 फोटोन की लाइट के रेस्पेक्ट में। अब आप क्या देखोगे, ये 3-3 करके अगर बाहर आ रहे हैं, 3 H+ आयन एक साथ बाहर आ रहे हैं, तो 3 3 6 3 9 3 4 12 है, तो 3 H+ आयन जब बाहर आएंगे तो 1 ATP प्रोड्यूस होगा। कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 1 ATP। जब यहाँ पे 12 H+ आयन बाहर आ जाएंगे तो आप क्या देखोगे, 4 ATP प्रोड्यूस होंगे। कितने ATP प्रोड्यूस होंगे, 4। ये आएंगे किसके थ्रू, इस जिस कंपोनेंट के थ्रू आते हैं इसी को बोलते हैं ATP सिंथेज। क्या बोलते हैं, ATP सिंथेज बोलते हैं इसी को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या ATP सिंथेज के थ्रू आएंगे, बिल्कुल बेटा उसी के थ्रू आएंगे। तो जब उसके थ्रू आएंगे तो 3-3 करके 3 H+ आए तो 1 ATP बन गया। कितना, 1 ATP। और जब 3 5 15, जब 15 या 16, 15 से 16 जब H+ आयन आ रहे हैं तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 5 ATP, करीब करीब 5 ATP से ज्यादा ही बनेंगे थोड़ा सा। तो दिस इज हाउ ATP आर प्रोड्यूस। तो देखो ये क्या हो रहा है, जो H+ आयन यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं अंदर की तरफ, वो जब 3-3 करके बाहर आते हैं तो यहाँ पे ATP सिंथेज ATP बना देता है। ये प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे केमिकल के थ्रू आप क्या देख रहे हो, ATP प्रोडक्शन हो रहा है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस भी इसी को बोलते हैं। दिस इज हाउ ATP आर गोइंग टू प्रोड्यूस, किस तरीके से ATP प्रोड्यूस होते हैं। इतना समझ में आया? तो यहां पे हमारी लाइट रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। यहां पे हमने क्या देखा कि लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इज इट क्लियर? अब आप क्या देखोगे, लाइट रिएक्शन के बाद अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, CO2 फिक्सेशन रिएक्शन है। क्या हम CO2 फिक्सेशन रिएक्शन को ही केल्विन साइकिल और C3 साइकिल बोलते हैं? यस बेटा, उसी को बोल रहे हैं। इसमें क्या होगा ये चीज समझ लेते हैं। देखिए फिर C3 साइकिल की बात करें, देखो कोई भी साइकिल उसका नाम हम किस बेसिस पे देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ C3 cycle is C3 because of first stable molecule is of 3 कार्बन। ये कितने कार्बन का है बेटा, 3 कार्बन का है। क्लियर है? इतना समझ में आया? पहला जो स्टेबल कार्बन बनेगा, पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो क्या है, 3 कार्बन का है। देखो यहाँ पे कौन सा है। आप यहाँ पे क्या देखते हो कि एक एंजाइम है रूबिस्को, जो क्या यूज करता है,
RUBP, रूबिस्को बिसफॉस्फेट। RUBP को आप देखोगे वो RUBP को यूज करेगा जो कि 5 कार्बन का है, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेगा जो 1 कार्बन का है। इन दोनों को मिला के 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट बनेगा, मगर जो पहला स्टेप पे यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, तो पहला स्टेबल कंपाउंड आपका 3 कार्बन का बन रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसीलिए आप इसको C3 साइकिल बोल रहे हो। ये कौन है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है। Phosphoglyceric acid is of 3 carbons, so this is first stable 3 carbon compound, so called C3 cycle। also इसी को हम क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखोगे? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जितने मॉलिक्यूल आप देखोगे, एक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसी के रेस्पेक्ट में एटीपी भी खर्च होंगे, उसी के रेस्पेक्ट में NADPH भी खर्च होंगे, राइट। आप क्या देखोगे अगली स्टेप पे क्या हो रहा है? नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या देखोगे? इसी वाली नेक्स्ट अगली स्टेप पे आप क्या देखेंगे कि एक जो कार्बन होगा, एक कार्बन जो आपने एक कार्बन मान लो लिया था यहाँ पे, तो एक कार्बन फिक्स हो जाएगा, एक कार्बन, 1 कार्बन फिक्स, एक कार्बन फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर रीजनरेशन में भी आप क्या देखोगे? एक ATP यूज होगा। आप एक छोटी सी बात समझ लो कि एक कार्बन को फिक्स करने में, 1 कार्बन फिक्सेशन में कितने ATP खर्च हो रहे हैं? बस याद कर लो, 3 ATP खर्च हो रहे हैं और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं। सर इसका मतलब मैं जब एक ग्लूकोज बनाऊंगा जो कि 6 कार्बन का है, जो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का एक ग्लूकोज अगर मैं फिक्स कर रहा हूं तो आप कितनी ATP खर्च करोगे? तो 6 3 जा 18 ATP आएंगे और 12 NADPH आएंगे। इतना समझ में आया क्या? ये एनर्जी खर्च होगी अगर आप एक ATP को, एक ग्लूकोज को फिक्स करने जा रहे हो। इतना समझ में आ गया क्या? दिस इज योर C3 साइकिल। बहुत ही बेसिक क्रिस्प तरीके से मैंने मेंशन किया यहाँ पे कि कैसे C3 साइकिल परफॉर्म होगी। अब हम आगे आते हैं अगली साइकिल पे, जिसको हम बोलते हैं C4 साइकिल। बेटा यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल भी हैं, यहाँ पे आप मेज को भी ले सकते हो, मेज है, सोरगशम है, यहाँ पे कई सारे प्लांट ऐसे हैं जो C4 प्लांट कहलाते हैं। C4 प्लांट में आप क्या देखते हो? एक स्पेसिफिक एनाटॉमी होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। इसको क्या बोल रहे हैं? क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी में क्या देखोगे कि बाहर की साइड में क्या होंगी? मीजोफिल सेल होंगी, बाहर की साइड में मीजोफिल सेल होंगी, अंदर की साइड में बंडल शीथ सेल होंगी। मीजोफिल सेल में क्या हो रहा होगा बेटा? इन सेल्स में आप क्या देखोगे? जो बाहर की जो सेल्स है इनमें लाइट रिएक्शन चल रही होगी, लाइट रिएक्शन खूब सारी चल रही होगी। यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होंगे वो कैसे क्लोरोप्लास्ट होंगे? यहाँ पे ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होंगे, ग्रेना ज्यादा होगा, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, राइट। और अंदर साइड में क्या होगा? यहाँ पे अंदर साइड में डार्क रिएक्शन और CO2 फिक्सेशन रिएक्शन चलेगी, CO2 फिक्सेशन रिएक्शन चलेगी। CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में आप क्या देखोगे? CO2 का फिक्सेशन होगा। समझ लेते हैं डिटेल में हो क्या रहा है, समझ लेते हैं यहाँ पे डिटेल में हो क्या रहा है। बेटा देखो, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इस बाहर वाली सेल में आएगी, किसमें? मीजोफिल सेल में। ये मीजोफिल सेल ही है। यहाँ पे देखोगे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होगा जो इस CO2 को लेके पहला एक कंपाउंड बनाएगा। 4 कार्बन का पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है नॉर्मली, ये 4 कार्बन का है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? C4 साइकिल बोल रहे हैं। पहला स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है, इसीलिए ये क्या बन रहा है? C4 साइकिल बन रही है। अब ये C4 4 कार्बन का मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होगा, अंदर की तरफ आने पे इससे कार्बन डाइऑक्साइड हट जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, फिर से ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। नॉर्मली पायरुविक एसिड बनता है, ये बाहर आएगा, बाहर आके फिर से ये रीजनरेट किसमें हो जाएगा? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, PEP में। तो दिस इज हाउ दिस C4 साइकिल वर्क। ये बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाके छोड़ रही है और अंदर आने पे ये जो CO2 है वो अगेन फिर से C3 साइकिल में ही जाके क्या बनाएगा बेटा? ये C3 साइकिल में जाके ग्लूकोज वाले प्रोसेस को बनाने में इन्वॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये एक स्पेशल एनाटॉमी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी जिसको क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ, दैट इज कॉल्ड फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, राइट। ये क्या है? एक वेस्टफुल प्रोसेस है। यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स जो RUBP है वो खर्च होते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज वेस्टेबल प्रोसेस। इसी को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा? और क्या बोलते हैं? C2 साइकिल।
बेटा C2 साइकिल इसको इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में पहला फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल जो बनेगा बेटा वो कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। 2 कार्बन का पहला स्टेबल मॉलिक्यूल बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 5 कार्बन का जो हमारा RUBP था, 5 कार्बन का RUBP, और ये प्रोसेस कब होगी, जब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, रिच होगी, हाई होगी। उस कंडीशन में आप क्या देखोगे, जो रूबिस्को है, रूबिस्को की जो ऑक्सीजनेट एक्टिविटी है वो परफॉर्म होगी। कौन सी, ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी परफॉर्म होगी, वहां पे उसकी कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मॉलिक्यूल बनेगा ग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का होता है, फिर वो ग्लाइकोलेट प्रॉपर्ली प्रोसेस फॉलो करता है। बेटा आपको एनसीईआरटी में एक चीज जो ध्यान रखनी है कि ये जो फोटो रेस्पायरेशन है C2 साइकिल कहाँ कहाँ होती है, तो याद करने की एक ट्रिक बता देता हूँ। ये परफॉर्म होती है सीपी में। कहाँ पे परफॉर्म होती है, सीपी में। सर सीपी तो एक जगह है दिल्ली में, राजेंद्र प्लेस में जाके पड़ती है सीपी, है ना, जिसको हम कैनार्ड प्लेस भी बोलते हैं। बेटा ये वो कैनार्ड प्लेस नहीं है, बस ये याद करने का तरीका है। ये सी बोले तो क्लोरोप्लास्ट, पी बोले तो पेरोक्सिसोम, एम बोले तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में होगी, पेरोक्सिसोम में जाएगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाएगी, माइट्रोकॉन्ड्रिया से फिर पेरोक्सिसोम में आएगी, फिर फाइनली एंड अप फिर से क्लोरोप्लास्ट में होगी। सो दिस इज हाउ दिस प्रोसेस कंप्लीट्स। ये कैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है, ये हमने फोटो रेस्पायरेशन में मेंशन किया, जिसको हम C2 साइकिल, और मैं पहले ही बता दे रहा हूं ये एक वेस्टफुल साइकिल है, ये एक वेस्टफुल साइकिल है, इससे कोई पर्पज सॉल्व नहीं होता। फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये होता क्यों है, फिर एग्जिस्ट क्यों कर रही है। बेटा बहुत ज्यादा ये एग्जिस्ट भी नहीं होती, इसी से बचने के लिए C4 साइकिल इवॉल्व हुई थी। उसने क्या किया, CO2 की कंसेंट्रेशन को रिच करने लग गया, क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है रूबिस्को, उसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है। मेनली CO2 फिक्सेशन में कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी काम करती है, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम नहीं करती। C2 साइकिल में आप देख रहे हो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करती है, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर रिच है, तो वो ऑलरेडी फिक्स RUBP को भी तोड़ने लग जाता है, इसीलिए ये वेस्टफुल कंडीशन है। नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। बेटा फैक्टर वो है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। आप बस इतना समझ लो, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस का जो इवेंट है वो भी धड़ल्ले से बहुत तेजी से होगा, इतनी सी बात है। लाइट का आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस, या आप फिर ऐसे बोल रहे हो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जब लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर पे तो देखो जो C3 साइकिल है वो हाई प्रोडक्टिविटी देगी। क्या देगी, हाई प्रोडक्टिविटी, मतलब खूब ज्यादा हाई फोटोसिंथेसिस होगा। मगर आप जब 35 या 40 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर की बात करोगे, हाई टेम्परेचर लिख देता हूं, हाई टेम्परेचर की जब बात करोगे, हाई टेम्परेचर पे जो C4 साइकिल है वो ज्यादा, आप क्या देखते हो, C4 साइकिल जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, वो हाई फोटोसिंथेसिस को करेगी उस पर, क्योंकि टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता। और इस हाई टेम्परेचर की कंडीशन पे जो C3 साइकिल है उसकी फोटोसिंथेसिस लो रहेगी, लो फोटोसिंथेसिस होगी, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने लाइट देखो, लाइट तो आपको ऑप्टिमम कंडीशन में होगी, तो लाइट और टेम्परेचर के आपको ऑलमोस्ट सेम कंडीशन देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की बात कर ले, ऑक्सीजन जब लो कंसंट्रेशन रहेगी, लो होगी, तो फोटोसिंथेसिस हाई होगी। जब आप क्या देखेंगे कि इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, लो होगी। क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में, इसी पर्टिकुलर कंडीशन में आप क्या देखोगे कि फोटो रेस्पायरेशन होने लगेगा, फोटो रेस्पायरेशन होने लगा। इसी पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जब ज्यादा होगी तो फोटो रेस्पायरेशन C2 साइकिल चलने लगेगी। लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर होते हैं बेटा, लिमिटिंग फैक्टर की अगर हम बात करें तो लिमिटिंग फैक्टर वो फैक्टर है मिनिमम कंडीशन में जिनको हम दे, कम से कम जितने दें और हमको उस पर्टिकुलर कंडीशन पे मैक्सिमम हमको फोटोसिंथेसिस देखने को मिले, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या शो करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर शो करेंगे। बेटा मैंने इस परिवर्तन के इस सेशन में मैंने काफी क्रिस्प में करके आपको चैप्टर समझा दिया है, राइट। पहले कंडीशन क्या हो रही थी कि 5-5 6-6 7-7 घंटे लग रहे थे, अब मैंने आपको लेस देन 2 आवर में इवन आपके 1.5 घंटे में ही काफी हद तक चीजें समझा दी हैं, आपको सिखा दी हैं। तो ये था आज के इस परिवर्तन सेशन का फोटोसिंथेसिस चैप्टर, और यहां पे ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट अगली क्लास में मैं आपके साथ मिलूंगा, सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। और एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जब लास्ट डे आएगा ना, लास्ट डे आएगा, वो आपके हर उस मेहनत की, एक एक मेहनत की आपकी वो
क्या होगी भाई, वो आपका फल होगा, एक एक मेहनत का वो आपका फल होगा। आपने जितना भी साल भर मेहनत किया ना, जिस दिन वो रिजल्ट आएगा ना बेटा, वो रिजल्ट तुमको तुम्हारी हर मेहनत का परिणाम दे देगा, हर मेहनत की वो आपको रिटर्न दे देगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ, इसी जिद के साथ, इसी मेहनत के साथ लगे रहो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।